साथियों नमस्कार, आप सभी का एकेएस सिविल सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं या उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इसरो के द्वारा 2024 में संचालित किए गए प्रमुख मिशन और आगामी मिशन, यानी कि 2025-26 में जो इसरो संचालित करेगा वो मिशन। तो ये आपके करंट अफेयर्स के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और करंट अफेयर्स के दृष्टि से ही नहीं बल्कि आपका जो यूनिट 7 है, जहां पर आपके प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, यूनिट 7 में क्या है, आपके एक टॉपिक है यूनिट 7 में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। तो आपका जो इसरो है ये भी एक वैज्ञानिक संस्थान है और इसके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो इसकी उपलब्धियां हैं। तो यहां से भी ये टॉपिक आपका क्या करता है, कनेक्ट करता है। और उसी में एक और जो आपका टॉपिक दिया गया है यूनिट 7 में ही, प्रमुख उपग्रह, हमारे यहाँ के जो प्रमुख उपग्रह हैं उनके बारे में। तो जो इसरो है आपका, वो प्रमुख उपग्रहों को संचालित करने का काम करता है। तो यानी कि दो टॉपिक आपके यहाँ पे यूनिट 7 से जो है तो कवर हो रहे हैं। एक तो आपका इसरो के द्वारा प्रमुख संचालित मिशन, और जो दूसरा यूनिट टॉपिक है आपका प्रमुख उपग्रह प्रणाली, क्योंकि इसरो के द्वारा कई सारे यहाँ पर जो है तो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो वो उपग्रह का भी आपका यहाँ पे कवर होगा और आपके इसरो के द्वारा किए गए मिशन भी कवर होगा। तो यानी कि इस तरीके से यूनिट 7 की कितनी आपकी दो टॉपिक कवर हो रही हैं। पहली कौन सी टॉपिक है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां। दूसरा कौन सा टॉपिक है, भारत की उपग्रह प्रणाली। तो इस वीडियो में दोनों ही आपकी जो टॉपिक कवर होंगी, और तीसरा जो चीज कवर होगा वो करंट अफेयर से संबंधित चीजें, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसरो के द्वारा संचालित प्रमुख मिशन या उसके द्वारा प्रक्षेपित किए गए प्रमुख उपग्रह, जो कि 2023-24 के बीच में किए गए हैं। तो सबसे पहला यहां पर आपका EOS-08 मिशन, ये आपके 16 अगस्त 2024 को जो है तो लॉन्च किया गया है, और इसका प्रक्षेपण यान है SSLV D3। SSLV जो है आपका D3, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इस जो मिशन है आपका EOS, इसका उद्देश्य क्या है। अब सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करें, पूरा नाम क्या है EOS का, तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी पर हो रहे तमाम घटनाओं के बारे में जो है तो हमारे मौसम विभाग को जानकारी प्रदान करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। कौन सा उपग्रह, EOS-08 मिशन। इसको लॉन्च करने के पीछे क्या इनका उद्देश्य था कि जो हमारे मौसम से संबंधित जानकारी हो, कहीं पे मान लीजिए अर्थक्वेक आने वाला है, तूफान आने वाला है, फिर अन्य कोई आपदा आने वाली है, तो उसकी जानकारी किसके द्वारा दी जाएगी, आपके EOS मिशन के द्वारा, EOS-08 मिशन के द्वारा। इसलिए आपका जो है तो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा इसका एक और भी उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है इसका कि एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना, पेलोड उपकरणों का निर्माण करना तथा भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना, ये भी इसके क्या है, आपके उद्देश्य यहाँ पर शामिल किए गए हैं। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो है तो ये इसका फुल फॉर्म से ही, इसके पूरे नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी पर होने वाली तमाम चीजों को ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरीके से ये कब लॉन्च किया गया, 16 अगस्त 2024 को। दूसरा आपका इसरो का मिशन है यहाँ पे RLV-LEX-03। ये कब लॉन्च किया गया आपका, तो 23 जून 2024 को, और इसको लॉन्च करने वाला जो आपका प्रक्षेपण है वो RLV है। RLV के यहाँ पर हम लोग अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV का पूरा नाम है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्चिंग क्या है, आपके व्हीकल। ठीक, RLV के द्वारा इसको प्रक्षेपण यान को लॉन्च किया गया। इसरो ने RLV-LEX-03 पुष्पक, अब देखिए ये जो आपका RLV-LEX-03 जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, इसका इसरो ने पुष्पक नाम रखा है। क्या नाम रखा है इसका, RLV-LEX-03 जो रॉकेट है, इसका नाम इसरो के द्वारा पुष्पक रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्पक जो है RLV-LEX-03 का ही नाम है, और ये एक रॉकेट है ना। आगे मैं इसके बारे में और आपसे चर्चा करूंगा, पहले थोड़ा सा इसका उद्देश्य बता देता हूं इसके बारे में। तो पुष्पक का सफल लैंडिंग कर्नाटक के चित्रदुर्ग में
कराया गया। यह LEX श्रृंखला, क्या LEX श्रृंखला का तीसरा और अंतिम परीक्षण था। इससे पहले इसरो का LEX-01 और LEX-02 मिशन सफल रहा है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, और LEX का मतलब है यहाँ पर आपके LEX की बात करें तो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब हो जाएगा लैंडिंग, L फॉर लैंडिंग और EX फॉर जो है तो आपके एक्सपेरिमेंट। तो पूरा नाम हो जाएगा इसका आपका रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या है, तो भारत सरकार आपका जो इसरो है उसने एक रॉकेट बनाया है। रॉकेट के द्वारा हम उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, तो रॉकेट बनाया है जिसका नाम उसने RLV LEX-03 या फिर पुष्पक रखा है। ठीक, पुष्पक उसने जो है तो उसका नाम यहां पर रखा है। अब इसरो क्या है कि उस रॉकेट के द्वारा उपग्रह को प्रक्षेपित करना चाहता है, और फिर वो चाहता है कि वो रॉकेट उपग्रह को प्रक्षेपित करने के बाद पृथ्वी पर लौट भी आए, तो इसलिए उसने जो है तो आपका पुष्पक नामक एक रॉकेट बनाया है। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ का चिनूक आपका जो हेलीकॉप्टर है उस पर आपके जो पुष्पक नामक ही आपका रॉकेट है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल जो है, इसको उसमें बांध दिया गया रस्सी से, और काफी ऊंचाई पर ले जाकर के क्या क्या उन्होंने काफी ऊंचाई पर ले जाकर के उसको रॉकेट को छोड़ दिया। और फिर उन्होंने ये देखा कि क्या ये रॉकेट अपने से जमीन पे आ सकता है। तो जब चिनूक के द्वारा काफी ऊंचाई पर ले जाकर के उस रॉकेट को छोड़ा गया, तो वो रॉकेट जो है तो अपने से उसको नीचे से कंट्रोल किया जा रहा था, तो वो उसको सुरक्षित तरीके से जो है तो लैंडिंग करा ली जाती है। और उस पे आपके दो पंखे जैसे लगे होते हैं, पंखे होते हैं उसके, और उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम पूरा लगा हुआ होता है, और उसको इसरो के द्वारा जो है तो क्या किया जाता है, सॉफ्ट लैंडिंग उसकी करा ली जाती है। इससे ये अब फायदा होगा कि अब इसरो अगर कोई उपग्रह, छोटा उपग्रह अगर कोई लॉन्च करता है, उसको LEO जो आपकी लो अर्थ ऑर्बिट है, अगर वहां पे कोई उपग्रह वो प्रक्षेपित करता है, तो वो रॉकेट उपग्रह को वहां तक ले जाएगा, है ना, छोड़ देगा। और पहले क्या होता था, जो रॉकेट हम लोग भेजते थे वो एक ही बार यूज होता था, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। लेकिन जो इसीलिए इसरो ने RLV LEX जो मिशन लॉन्च किया था, इसका यही उद्देश्य था कि हमें एक ऐसा रॉकेट बनाना है जो क्या करेगा कि जो रीयूजेबल हो, यानी कि एक बार उपग्रह को वो ऊपर तक ले जाए और फिर वो रॉकेट फिर लौट के चला आए, और फिर उस रॉकेट का दोबारा भी यूज किया जा सके। तो इस तरीके से RLV LEX का क्या था, यही उद्देश्य था, और इसमें इसरो जो है क्या रहा, आपका सफल रहा। तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है कि RLV LEX-03 मिशन जो है तो आपके इसरो द्वारा संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य एक रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल तैयार करना था या रॉकेट तैयार करना था। उस रॉकेट का नाम इन्होंने पुष्पक रखा है। इसके बाद है RLV लैंडिंग प्रयोग, ये 22 मार्च 2024 को, सेम वही चीज है। RLV इन्होंने जो है तो उसका ये हमने क्या पढ़ा, 3 पढ़ा था, ये 2 है, 2 बार प्रयोग, ये दूसरा प्रयोग था इनका, सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसलिए 02 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वही चीज है यहाँ पर, उन्होंने दूसरी बार किया था, और ये जो है आपका तीसरी बार हुआ था। इसके बाद है INSAT 3DS मिशन। INSAT 3DS मिशन में, INSAT का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट। INSAT 3DS मिशन 8 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, और जिस प्रक्षेपण यान या जिस उसके रॉकेट्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था उसका नाम है आपका GSLV F-14। इसका उद्देश्य भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्ष GTO में INSAT 3DS मेट्रियोलॉजिकल उपग्रह को स्थापित करना। यह मिशन पूरी तरीके से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये जो आपका INSAT है ना, ये मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को या इसरो प्रोवाइड करेगा, और फिर इसरो जो है तो उसको सभी लोगों तक सर्कुलेट करेगा कि भैया आज जो है तो इस क्षेत्र में चक्रवात आने वाला है, यहाँ तूफान आने वाला है। ये इस तरह की कोई भी मौसम की घटनाएं होंगी तो वो कौन बताएगा, INSAT 3DS के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा होगा मेट्रियोलॉजिकल, यहाँ पर यानी कि मौसम विज्ञान से संबंधित आपका क्या है, उपग्रह है, जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसके बाद अगला इसरो का मिशन है यहाँ पे XPO-SAT। क्या XPO-SAT? XPO-SAT 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, और इसका लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV C-58। इसके माध्यम से लॉन्च किया गया।
PSLV C58। इसरो ने PSLV C58 के माध्यम से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स, क्या न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्सपो या एक्सपीओ सैट को जो है तो लॉन्च किया था। कहां से? आपके श्रीहरिकोटा से। ये लॉन्चिंग सेंटर है भारत का, अब इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसरो ने श्रीहरिकोटा से जो है तो एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी कि एक्सपोसैट को लॉन्च किया था। तो हमें ध्यान रखना है एक्सपोसैट क्या है आपके, किसके लिए? ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद गगनयान का पहला परीक्षण या उड़ान की बात करें, गगनयान हमारे यहाँ का क्या है? अंतरिक्ष, वो है आपका एक तरीके से अंतरिक्ष में भेजने का कार्यक्रम है। लोगों को गगनयान के द्वारा जो है तो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो इसकी पहला परीक्षण उड़ान जो हुआ है, यानी कि क्रू मेंबर्स को उड़ाने की एक प्रक्रिया थी, यहाँ पर परीक्षण करना था, टेस्ट करना था। तो ये प्रथम परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 की गई थी और इसके लिए TVD1 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रू स्केप सिस्टम का प्रदर्शन करना था, कि क्रू को कैसे स्केप किया जाएगा, कैसे उसमें से निकाला वगैरह जाएगा। इस तरह की चीजें जो है तो आपके किसमें की गई थी? गगनयान के पहले परीक्षण में। शायद 2025 यानी कि इसी साल आपके गगनयान को जो है तो प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें हमारे यहाँ से कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है जो अंतरिक्ष में यात्रा पर जाएंगे। इसके बाद इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। ये आपके पेपर में आ चुका है ना, 2024 के प्री में। इसको 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके लिए जो प्रक्षेपण यान यूज हुआ था PSLV C57 यूज हुआ था। यह भारत का प्रथम सौर मिशन है। क्या? भारत का ये प्रथम सौर मिशन है ना। भारत ने पहली बार सूरज के आसपास कोई उपग्रह भेजा था। इसके बाद है DSSAR मिशन। ये 30 जुलाई 2023 को संचालित किया गया। इसके लिए जो प्रक्षेपण यान यूज हुआ PSLV C56 आपका यहाँ पर यूज किया गया। सिंगापुर के DSSAR यानी कि DSR उपग्रह सहित कुल 7 उपग्रहों को PSLV C57 के जरिए सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। तो हमें याद रखना है DSSAR सिंगापुर का एक उपग्रह है और इसके साथ अन्य 7 उपग्रहों को PSLV C57 के द्वारा जो है तो अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें यूज हुआ था LVM-3M4। ये आपको प्रक्षेपण यान याद रखना है, ये तारीख याद रखना है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जो आपका यूनिट 7 है उसमें जो है तो ये टॉपिक आपके उपग्रह प्रणाली जो है तो दी गई है, वहां से पूछा जा सकता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का क्या था? आपका पहला देश था और चंद्रमा तक पहुंचने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। NVS-01 एक है यहां पर NVS-01 मई 2023 में लॉन्च किया गया। इसके लिए प्रक्षेपण यान GSLV F12 यूज किया गया था। NSV-01 अगली पीढ़ी के नाविक श्रृंखला का पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमता को बढ़ाना है। नौवहन से तात्पर्य है यानी कि GPS जैसे आपका सिस्टम होता है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको एरिया के बारे में बताता है। आज के टाइम पे हम लोग अमेरिका का GPS यूज करते हैं कहीं आने जाने के लिए। तो नाविक जो है हमारा उसी तरीके का एक उपग्रह प्रणाली है जो कि हम अभी विकसित की जा रही है। नाविक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका आपका नाविक का पूरा नाम है नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन यानी कि भारत के क्षेत्र जो आपका भारत का हमारा उप महाद्वीपीय क्षेत्र है उसके आसपास के एरिया को जो है तो इसमें क्या आप देख सकते हैं, और कहीं जाना हो तो आप नाविक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें अगली पीढ़ी का NVS-01 जो है तो आपका उपग्रह लॉन्च किया गया है, जो कि नाविक श्रृंखला का क्या है पहला उपग्रह है, जिसका उद्देश्य देश की नौवहन क्षमता को बढ़ाना है। नौवहन से मतलब वही मैंने ग्लोबल पोजिशनिंग की जो बात करी वही है। इसके बाद TELEOS क्या TELEOS-2 मिशन। TELEOS मिशन ये अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया। इसमें उपग्रह प्रक्षेपण यान जो प्रयोग हुआ PSLV C55 का यूज किया गया। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, जो ध्रुवीय क्षेत्र में जब उपग्रह को ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं आपके PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और जब आपके भूस्थैतिक कक्षा में कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो उसको बोलते हैं जियो स्टैटिक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक,
फिर इसके बाद है इस मिशन के तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलीओएस 2 और सहयात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमेलाइट 4 शामिल किया गया था। यानी कि सिंगापुर के 2 उपग्रहों को जो है तो भारत के इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, टेलीओएस और ल्यूमेलाइट। ये 2 उपग्रह किसके थे? आपके सिंगापुर के। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हाल फिलहाल में 23-24 में इसरो के द्वारा मिशन संचालित किए गए उनको देखा, और इसरो के अब आगामी मिशन देख लेते हैं हम लोग कि इसरो आगामी सालों में 25, 26, 27, 28 इन वर्षों में क्या करने वाला है। तो यहाँ पर मिशन का नाम एक बार देखते हैं हम लोग। मिशन का नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत जो है तो अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने वाला है। ये प्रक्रिया 2028 से 35 के बीच में क्या हो जाएगी? आपकी पूरी हो जाएगी। यह एक नियोजित राज्य स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15-20 दिन तक रह सकेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन आपका जो है तो स्थापित किया जाएगा, और ये प्रक्रिया 2028 से 35 तक में जो है तो आपकी पूरी हो पाएगी। इसके बाद चंद्रयान 4 भी हमारे यहाँ क्या हो संचालित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसका जो समय है 2028 है, 2028 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। और चंद्रयान श्रृंखला के चौथे चरण में कई मॉड्यूल शामिल हैं। इसका लक्ष्य चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्वों को लेकर के पृथ्वी तक क्या करना है? आपके पहुंचाना है। यानी कि वहां पे चंद्रमा की जो सतह है वहां पे तरह तरह के जो भी आपके सैंपल्स मिलेंगे वो क्या करना है? पृथ्वी तक उसको पहुंचाना है। इसके बाद गगनयान है आपका, गगनयान 1। गगनयान 1 2024 में इसको जो है तो लॉन्च करना था, हालांकि हुआ नहीं। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है ना? क्या मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है। शायद इसको आगे बढ़ा करके 2025 कर दिया गया है ना, 24 में यहाँ पे, तो 2025 में गगनयान फर्स्ट की जो उड़ान होगी। गगनयान 2 जो है आपके, तो ये भी 25 में ही या 26 में ही जो हो सकता है, 24 में तो हुआ नहीं है, 25 में हो सकता है। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसको जो है तो आपके उड़ाया जाएगा। इसके बाद है आपका निसार, NISAR। इस 2024 में लॉन्च इसको करना था लास्ट में दिसंबर के आसपास, तो शायद ये भी निसार भी आपका क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार। नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। हमें ज्यादा ध्यान क्या देना है? कि नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है आपकी। निसार जो है किसकी? नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। निसार आपका जो प्रोजेक्ट है ये चल रहा है अभी, मतलब प्रक्रिया है इसकी, चल रही प्रक्रिया में है ये। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में निसार बोलते हैं, और नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त क्या है? आपकी परियोजना है। और फिर उसके बाद गगनयान 3। गगनयान 3 2025 में संचालित होगा। 2025 में इसको जो है तो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। 3 सदस्य के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में भेजा जाएगा। इसकी तैयारी जो चल रही है काफी जोर से, और जो 3 सदस्य हैं उनको भी क्या कर लिया गया है? फाइनल कर लिया गया है कि आखिर 3 वो कौन कौन से लोग होंगे जो गगनयान 3 में अंतरिक्ष में जाएंगे। इसके बाद है शुक्रयान, यानी कि हम लोगों ने मंगलयान पे पहुंच गए, चंद्रमा पे पहुंच गए, सूर्य पे पहुंच गए। अब शुक्र ग्रह पर हमारी बारी है। तो शुक्र ग्रह पे शुक्रयान फर्स्ट के द्वारा 2025 में इसरो जो है वहां पर अपना उपग्रह भेजेगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा यहाँ पर, है ना? ऑर्बिटर भेजा जाएगा यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में जानने के लिए। इसके बाद है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण, यानी कि लूपेक्स मिशन 2025 में यह भी संचालित होगा, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाक्सा और इसरो का क्या है? आपके जापान JXA जो है आपके JAXA, ये कहाँ का है? आपका जापान का जो हमारे यहाँ जैसे इसरो है ऐसे ही जापान की जो अंतरिक्ष से संबंधित काम करती है संस्था, उसको जाक्सा बोला जाता है। JAXA और इसरो दोनों का एक क्या है? ये एक संयुक्त मिशन है। तो जाक्सा और इसरो दोनों मिलकर के ल्यूपेक्स मिशन जो है तो संचालित करेंगे। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। ल्यूपेक्स मिशन भारत और जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोनों मिलकर के संचालित करेंगी। जैसे अभी हम लोगों ने निसार पढ़ा था, निसार को भारत और नासा मिलकर के संचालित कर रहे हैं। इसी तरीके से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण जो होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के उसके बारे में और बेहतर जानकारी लाने के लिए ल्यूपेक्स मिशन संचालित किया जाएगा, जो कि भारत यानी कि भारत का इसरो और जापान का जाक्सा दोनों मिलकर के इसको संचालित करेंगे। इसके बाद है आपका मंगलयान 2। मंगलयान 2 2026 में संचालित होगा,
और मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर लैंडर एवं रोवर जो है दोनों यहाँ पर भेजे जाएंगे। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपकी भेजी जाएंगी और मंगल ग्रह से संबंधित जो भी चीजें हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण चीजें देखी जो कि आपके यूनिट 7 और यूनिट 8 दोनों से रिलेटेड हैं या उससे जुड़ी हुई हैं। वो टॉपिक है इसरो के द्वारा 2024 है ना में संचालित प्रमुख उपग्रह और आगामी संचालित प्रमुख उपग्रह। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर देखी। इनसे आपके पेपर में एक प्रश्न आने की भरपूर संभावना है। तो इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग एकेएस सिविल सर्विसेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जब हम इस प्रकार का कोई वीडियो बनाएं और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन क्लिक करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचता है। धन्यवाद।